Hello everyone, welcome to our educational channel The Next Level Academy. This is me, Donna Vardhan, आपका दोस्त and your teacher and guide, whatever you consider. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2. ओके, पार्ट 1 में मैंने टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 ऑलरेडी कवर कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा और अगर आपको डाउट है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे ना आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगर आपको क्लियर है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करने वाली हूँ एंड यू डोंट वरी एट ऑल. बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी वाइज में बताने वाली हूँ. और एक पर्क भी है, एक बोनस भी है. पता है क्या? नोट्स तैयार मिले हैं आपको, रेडीमेड नोट्स. यू डोंट हैव टू मेक योर ओन नोट्स. सो वीडियो एंड तक देखो. पूरे पीपीटी में पूरे अच्छे से नोट्स दे के रखा है. चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं प्रेफर करूंगी आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभार स्क्रीनशॉट्स डिलीट हो जाती है. कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, करते करते एग्जाम्स हो जाती है और फिर मोबाइल से पढ़ना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन होता है. काफ़ी लंबी चीज़ है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मैं प्रेफर करूंगी राइट इट डाउन, क्योंकि सारे नोट्स अवेलेबल है पीपीटी में, और साथ ही साथ मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, तो सुनते भी रहना, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले, जिससे हम समझ जाएंगे कि क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है. तो इस सब इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम नोटिस करते हैं. 1797 में क्या हुआ था? नेपोलियन जो थे वो फ्रांस में थे, राइट. फ्रांस से वो एक्सटेंड करने लगे बाकी टेरिटरीज में. तो उन्होंने क्या किया? इटली पे हमला कर दिया. इटली में हमला करने के साथ साथ क्या हुआ? नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट हो गई. और 1814 से 1815 के बीच में क्या हुआ? फॉल ऑफ नेपोलियन को हरा दिया गया यूरोपियन पावर्स के द्वारा, और एक वीना पीस सेटलमेंट साइन किया गया. कहाँ किया गया? वीना में किया गया. इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. फिर 1821 में क्या हुआ? जो ग्रीस के लोग थे, जो ग्रीक पीपल थे, उन्होंने भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया. So the Greek struggle for independence also begins. 1848 में क्या होता है? रेवोल्यूशन इन यूरोप. ऐसा नहीं कि एक टाइप का रिवोल्यूशन होता है, काफी तरीके के रिवोल्यूशन होने स्टार्ट हो जाते हैं. आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स क्या करते हैं? रिवॉल्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही थी. उनको खाना नहीं मिल रहा था, उनका पैसा नहीं मिल रहा था, तंगी पड़ी हुई थी, उनका जीना हराम होके रखा था. तो उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया. इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास थे वो भी रिवॉल्ट करने लग गए. क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे. उन्हें एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे. तो उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे और उनके राइट्स को वैलिडेट करे. उसके साथ साथ इटालियंस, जर्मन, मैगर्स, पोल्स, चेक्स ये भी डिमांड करने लगे कि हम टेरिटरी में नहीं रहने वाले रे बाबा, हमको तो नेशन स्टेट चाहिए. हम अपना नेशन यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, हम उसमें रहेंगे, हम एक यूनिटी से रहेंगे. तो यहाँ पे इतने सारे रिवॉल्ट्स होने लगे. नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है. 1859 एंड 1870 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है. जो 2 किंगडम ऑफ सिसिलिस है, लंबॉर्डी है, वो लोग क्या करते हैं? साथ में आ जाते हैं. जो पोप के अंदर जो टेरिटरी था वो साथ में मिलके एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो जाता है. साथ में इटली एक नेशन स्टेट बन जाता है. इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में. और 1866 से 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है. जर्मनी के भी काफी सारे भाग होते हैं, वो भी एक साथ जुड़ जाते हैं और एक नेशन स्टेट बन जाते हैं. 1905 में क्या होता है? स्लैव नेशनलिज्म थोड़ा बढ़ने लगता है. ओके, जो कि हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर में जोर फरमाने लगता है. उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. ऑटोमन एम्पायर मतलब क्या? जो टर्किश रूलर थे, जो टर्किश लोग थे वो रूल करते थे ना, उसको ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था. Now let's see the third topic. फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो थर्ड टॉपिक पे आते हैं. द एज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1830 टू 1848. तो अभी इस रिवोल्यूशन में क्या क्या रिवोल्यूशन देखने को मिलता है, अभी देखते हैं. फर्स्ट रिवोल्यूशन है कंजर्वेटिज्म वर्सेस लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म. ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो चाहते थे कि डेमोक्रेसी ना आए, ये मोनार्की रहे, ये चर्च के पास, प्रिस्ट के पास पावर रहे, सबको राइट्स ना मिले, इनका फाइट हो रहा था. जो लिबरलिस्ट लोग थे और जो नेशनलिस्ट लोग थे उनके साथ एक क्लैश हो रहा था.
जो कंजर्वेटिव रिजीम थे वो तो पूरा ट्राई कर रहे थे कि अपने आप को और पावरफुल बनाए और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाए जिससे उन्हें कोई हटा ना सके, उन्हें कोई हिला ना सके। लेकिन साथ ही साथ ये जो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म था वो भी एक रिवोल्यूशन में इंटीग्रेट होने लगा। रिवोल्यूशन ऐसा नहीं, रिवोल्यूशन के अंदर एक आग जलने लगी लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म की, ठीक है। और ये कहाँ ये होने लगा, ये जो रिवोल्यूशन नेशनलिज्म लिबरलिज्म वाली जो रिवोल्यूशन है वो कहाँ होने लगी, यूरोप्स के काफ़ी सारे पार्ट्स में होने लगी, जैसे इटाली में होने लगी, इटालियन पार्ट्स में होने लगी, इटली में होने लगी, जर्मन स्टेट्स में होने लगी, ऑटोमन एम्पायर के कुछ प्रोविंसेस में होने लगी, राइट। तो जो रिवोल्यूशन जो लिबरल नेशनलिस्ट लीड कर रहे थे, बेसिकली वो कौन लीड कर रहे थे, ये जो रिवोल्यूशन लीड कर रहे थे, तो ये लीड कर रहे थे एडुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, ठीक है। ये मिडिल क्लास एलाइट कौन है, जैसे प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, ओके, ये क्या है, मिडिल क्लास है लेकिन थोड़े एलाइट है क्योंकि वो एडुकेटेड है, इलिटरेट नहीं है, मतलब पढ़े लिखे हैं, राइट। तो ये लोग क्या कर रहे थे, रेवोल्यूशन ऐसा नहीं, ऐसे ही आलतू फालतू रेवोल्यूशन नहीं कर रहे थे, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को इंटीग्रेट करके वो एक रेवोल्यूशन कर रहे थे, ओके। नाउ हम देखते हैं जुलाई रिवोल्यूशन ऑफ 1830 के बारे में। तो जुलाई रिवोल्यूशन ऑफ 1830 कहाँ पे होता है, इसका अचानक से एक सडन अपहीवल देखने को मिलता है, सडनली स्टार्ट देखते भूचाल आ जाती है फ्रांस में जुलाई 1830 को। क्योंकि ये फ्रांस में हुआ था जुलाई 1830 को, इसलिए इसको कहा जाता है जुलाई रिवोल्यूशन ऑफ 1830। जो बर्बन किंग था, ठीक है, बर्बन किंग को कंजर्वेटिव्स ने वापस ला लिया था। कंजर्वेटिव जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, हमें मोनार्की चाहिए, तो उन्होंने बर्बन किंग को एस्टैब्लिश कर दिया था, बर्बन का डायनेस्टी के राजा को एस्टैब्लिश कर दिया था थ्रोन में। लेकिन ये जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या करा, बर्बन किंग को एक झटके से थ्रोन से लात मार के हटा दी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक एस्टैब्लिश करी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश मतलब मोनार्की तो रहेगी, राजा तो रहेंगे, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेंगे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो मर्जी है तुम करो, राजा हो तो तुम कुछ भी करोगे, सर पे चढ़ के नाचोगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, उसके अंडर ही राजा काम करेगा, मतलब राजा का जो पावर है उसने लिमिट कर दिया है। तो जो ये लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने किसको अपॉइंट करा, लुइस फिलिप नाम के एक बंदे को अपॉइंट करा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का हेड था। फिर ये जो जुलाई रिवोल्यूशन था ये फ्रांस में सिर्फ सीमित नहीं था, लिमिटेड नहीं था, ये जुलाई रिवोल्यूशन ब्रुसेल्स में भी बहुत ज़्यादा भूचाल की तरह बढ़ने लगा, उगने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा ब्रुसेल्स में, अब देखो ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है। तो ये जो जुलाई रिवोल्यूशन है ब्रुसेल्स में बढ़ने लगा क्योंकि बेल्जियम को फाइनली यूनाइटेड नेशंस ऑफ जो नेदरलैंड का जो पार्ट है, नेदरलैंड से बेल्जियम को अलग कर दिया गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जुलाई रिवोल्यूशन बढ़ने लगा। ये सब जो रेवोल्यूशन होने लगा, जुलाई रेवोल्यूशन कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म हो रहा था, इसके साथ देख देख के जो ग्रीक के लोग थे ना, उन्होंने सोचा अरे यार सब अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे तो हम क्यों पीछे रहे। तो ये ग्रीक वाले जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, पूरे जो यूरोप के लोग थे, जो एडुकेटेड लोग थे, थोड़े से अपर क्लास एडुकेटेड लोग थे, उनके अंदर में एक देश की भावना जाग उठी कि नहीं यार, ये जो ग्रीक के लोग हैं ना, इनको भी इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। सारे यूरोपियंस ये फील करने लगे। 15th सेंचुरी से जो ग्रीस है, ठीक है, जो ग्रीस जो कंट्री है वो क्या ऑटोमन एम्पायर के अंदर दबा हुआ था, उसका पार्ट बना हुआ था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ग्रीक जो लोग थे उन्होंने सोचा नहीं, हमें अपने कंट्री का आज़ादी चाहिए, हम लड़ने वाले हैं। तो हाउ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन ग्रीस, ये स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ग्रीस में स्टार्ट कैसे हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। Now, the growth of revolutionary nationalism across Europe sparked off the struggle for independence amongst the Greeks, right? Amongst the Greeks, I told you. ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था पूरे यूरोप में, ये जुलाई रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, फ्रांस में रेवोल्यूशन, इटली में रेवोल्यूशन, तो इससे क्या हुआ, एक नेशनलिज्म यूरोप के अंदर फैल गया, जिससे क्या हुआ, ग्रीक में, ग्रीक जो लोग थे, ग्रीस के जो लोग थे, उनके अंदर एक चिंगारी उठी कि नहीं, हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी हमें भी चाहिए, हम स्ट्रगल
हम स्ट्रगल करेंगे, हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो जो ग्रीक के जो लोग थे, ठीक है, जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे, उनको तो बोलने का कोई आज़ादी था नहीं, कुछ भी बोलते तो उनको दबा दिया जाता। लेकिन जो जो ग्रीस के लोग, जो ग्रीक लोग जिनको ग्रीस के बाहर निकाल फेंका था, एग्जाइल में देश निकाला कर दिया गया था, और काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न यूरोपियन जो लोग थे वो सपोर्ट में आए ग्रीस के, द कंट्री ग्रीस के सपोर्ट में आए। क्यों आए? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो मुस्लिम एम्पायर है, जो ऑटोमन एम्पायर है, जो टर्किश लोग हैं, वो ग्रीक कल्चर को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। एंशिएंट ग्रीक कल्चर को बचाने के लिए ये बाहर के ग्रीक वाले लोग जो बाहर थे, राइट, जो उनको देश निकाला कर दिया गया था, और बाकी के वेस्टर्न यूरोपियन ने सोचा कि नहीं, हम इसे तो बचाना पड़ेगा, ग्रीक कल्चर को सेव करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना है, हमें लड़ना पड़ेगा। अभी जो यूरोपियन पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्रीस के जो कल्चर है उस काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया, काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया, और पब्लिक को अपील किया कि भाई तुम सब सपोर्ट करो ग्रीस को, ग्रीक के ग्रीक लोगों को सपोर्ट करो, क्योंकि उनका फाइट मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट है। और यूरोपियंस को और भी इसलिए मतलब सपोर्ट के लिए अपील किया गया क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे और ये मुस्लिम्स था, तो क्लैश ऑफ रिलीजन तो था ही इनके बीच में। उसमें के बीच में एक इंग्लिश पोएट थे, लॉर्ड बेरन। ओके, एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बेरन। उन्होंने क्या किया, वो एक स्टेप और आगे चले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंड्स जुगाड़ किए, उन्होंने डोनेशन लिए वगैरह वगैरह, पैसे जमाए, और वो ग्रीक के लिए लड़ने की, ग्रीस मतलब ग्रीक के लोगों के लिए ग्रीस में लड़ने चले गए। और वहां पे जाके क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, और 1824 में वो ऊपर वाले के हवाले हो गए। फाइनली इतना सब कुछ स्ट्रगल होने के बाद, लड़ाई झगड़ा, वॉर, ये वो होने के बाद, पूरे यूरोपियन सपोर्ट मिलने के बाद, फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ। ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया, और ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस को आज़ादी मिल गई फाइनली। ठीक है, now let's see the romantic imagination and national feeling। अभी रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब प्यार मोहब्बत के बारे में तो यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं, ऑफ कोर्स, राइट। यहाँ पे प्यार मोहब्बत के बारे में बिल्कुल नहीं बोला जा रहा जो कपल्स करते हैं। यहाँ पे रोमांटिक का मतलब है देश के लिए फीलिंग, देश के लिए प्यार, ना कि लड़का लड़की के बीच में लुगडू को। ओके, तो देश के लिए जो प्यार है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। अभी क्या कहा गया है, देखो, जो ये नेशनलिज्म है ना, ये जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म का जो फीलिंग आया है लोगों के बीच में, ये सिर्फ वॉर्स के थ्रू या टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, हाँ मैंने तुम्हारा जगह कब्जा कर लिया, मेरा देश इतना बड़ा हो गया, इसके थ्रू नेशनलिज्म नहीं आया। कल्चर ऑल्सो प्लेड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कल्चर ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, कल्चर जो है, लोगों का जो कल्चर है, अब मैं असम से हूँ तो मेरा कल्चर क्या है, बिहू है, पीठा खाना है, गाना है, ऐसे में सॉन्ग्स है, लैंग्वेज है, तो इसमें भी क्या है, कल्चर ने हमें यूनाइट किया है, राइट। वैसे कल्चर ने भी काफ़ी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक नेशन के आइडिया को बिल्ड करने के लिए, राइट। जो आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक्स है, इन सब ने हेल्प करा है एक नेशनलिस्ट फीलिंग को एक शेप देने के लिए, एक चेहरा देने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं कि जब भी जाना गाना मन हमारा नेशनल एंथम कहीं पे भी चलता है, मुझे तो गूज़बम्स आ जाती है। आई फील लाइक हाँ मैं इंडियन हूँ, एक फीलिंग आती है, राइट। चाहे आप साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ इंडिया से हो, वेस्ट से हो, ईस्ट से हो, जब भी आप नेशनल एंथम सुनते हो आपको लगता है कि नो वी आर इंडियन। वैसे ही कोई स्टोरी सुनते हो, भगत सिंह का सुनते हो, महात्मा गांधी का सुनते हो, आप एक फील करते हो कि नो वी आर इंडियन। वैसे ही यूरोप में क्या हो रहा था, ये आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक सब मिला के क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म, एक नेशनलिस्ट फीलिंग वो ग्रो करने का ट्राई कर रहे थे जो अनएडुकेटेड लोग थे। क्योंकि अनएडुकेटेड लोग तो पढ़ के नहीं समझ सकते, जो एलाइट एडुकेटेड मिडिल क्लास पढ़ के समझ सकते थे। तो ये जो आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक है, उन्होंने ये सब ने काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनलिज्म फीलिंग को, नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने में, एक शेप देने के लिए। ओके, नाउ रोमांटिसिज्म, आई टोल्ड यू रोमांटिसिज्म मतलब लव टुवर्ड्स नेशन। तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और जो पोएट्स थे, उनके लिए क्या है ना कि उनको ऐसा लगता था कि ये साइंस, लॉजिक, रीजन, ये सब बकवास की चीज होती है।
ये लोग ज़्यादा फोकस करते थे इमोशंस के टूवर्ड्स, कि देश के लिए हम इमोशन, उनकी इंट्यूशंस, जो मन में भावना आती है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, यानी जो मिस्टिकल फीलिंग है उसके टूवर्ड्स वो ज़्यादा अटेंशन देते थे, ज़्यादा फोकस करते थे। उनका एक ऐसा एफर्ट था, वो ऐसा एफर्ट लगाना चाहते थे कि एक ऐसा कैसे बताऊं, एक ऐसा शेयर कलेक्टिव हेरिटेज वो दिखाए, मतलब सारे जो, एक सपोज हम फ्रांस का एग्जांपल ले रहे हैं, फ्रांस के जो लोग हैं उनका एक कलेक्टिव हेरिटेज है, एक ही तरीके का पास्ट है, एक ही तरीके का कल्चर है, जिसकी वजह से एक नेशन क्रिएट होता है, एक नेशन का एक नेशनलिज्म, एक फीलिंग आती है। ऑलराइट, तो देखो एक जर्मन फिलोसोफर थे उस टाइम के, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, उन्होंने बोला अगर किसी भी देश का कल्चर सच में जानना है तो आपको उस देश का कॉमन जो पीपल है उनको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो वैसे ही आप कल्चर को जान पाओगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी नेशन का जो ट्रू स्पिरिट है, जो नेशन का आत्मा है, वो क्या है, फोक सॉन्ग्स में है, फोक डांस में है, पोइट्री में है। तो एक नेशन को बनाने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए ये जो फोक कल्चर है, राइट, ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको रिकॉग्नाइज करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो ये जो वर्निकुलर लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज, वर्निकुलर लैंग्वेज मतलब जो लोकल लैंग्वेज लोग बात करते हैं, राइट। अभी हम जैसे असम में है, हम तो हमेशा इंग्लिश में बात नहीं करते, हिंदी में बात नहीं करते, तो लोकल लैंग्वेज क्या हो गया, असमीज हो गया, राइट। तो वर्निकुलर लैंग्वेज हो गया। वैसे आप अगर दिल्ली से हो तो हिंदी में बात कर रहे होंगे, पंजाब से हो तो पंजाबी में बात कर रहे होगे, तो आपका वर्निकुलर लैंग्वेज हो गया। एंड लोकल फोकलोर, उसको क्या गया ना, उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया मॉडर्न नेशनलिस्ट के द्वारा। क्यों दिया गया, क्योंकि ये ही जो चीज़ें हैं, लोकल लैंग्वेज, ये गाना, लोकल डांस, लोकल म्यूजिक, लोकल स्टोरीज, यही सब अंदर ही अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन था, मैक्सिमम मेजोरिटी इलिटरेट पॉपुलेशन को उनके अंदर नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो डेवलप करने में हेल्प कर रहा था। तो ये जो मॉडर्न नेशनलिस्ट थे, इन्होंने इन सब चीज़ों का हेल्प लिया, ऑलराइट, एक नेशन बिल्डिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, पोलैंड जो है उसको अलग कर दिया गया ग्रेट पावर्स के द्वारा। ये ग्रेट पावर्स कौन कौन थे, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। पोलैंड अभी एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा, उसे डिपेंडेंट बना दिया गया, लेकिन फिर भी पोलैंड के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या करा, म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू वहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म, देश के लिए कि वी आर पॉलिश पीपल, पोलैंड का एक नेशनल आइडेंटिटी बजाय रखने के लिए म्यूजिक और लैंग्वेज का सहारा लिया। नाउ अभी हम इतना लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो लैंग्वेज ने क्या किया, व्हाट डिड लैंग्वेज डू, लैंग्वेज ने भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। लोगों का जो भावना है नेशन के टुवर्ड्स, वो बनाने के लिए लैंग्वेज ने काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, रशिया ने क्या किया, पोलैंड पे कब्जा कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया, पोलैंड को इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं बनाया गया, उसका इंडिपेंडेंस छीन लिया गया और उसको एक डिपेंडेंट टेरिटरी बना दिया गया। तो रशिया ने क्या किया, पोलैंड को कब्जा कर दिया, राइट। रशिया ने क्या किया, पोलैंड को कब्जा कर दिया। और रशिया ने पोलैंड को कब्जा किया और उन्होंने क्या किया, पोलैंड के जितने भी स्कूल्स थे ना, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, रशियन लोगों ने क्या बोला कि अगर पढ़ाना है बच्चों को तो रशियन में पढ़ाओगे, अपनी ये पोलिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाना है तो रशियन में ही पढ़ाओगे, अदरवाइज नहीं पढ़ा सकते। फिर क्या हुआ, 1831 में आर्म रिबेलियन स्टार्ट हो गया रशियन के अगेंस्ट। आर्म रिबेलियन मतलब ऐसा नहीं, हथियार लेके लोग अगेंस्ट प्रोटेस्ट रिबेल आ गए, रिबल्स आ गए और रशियन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन रशियन तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने ये प्रोटेस्ट दबा दिया। फिर जो पोलैंड के क्लर्गी हैं, उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को एक हथियार के तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया नेशन को बचाने के लिए, पोलैंड के एक नेशन आइडेंटिटी को, नेशनल आइडेंटिटी को बचाने के लिए। तो पॉलिश लैंग्वेज जो है वो चर्च में यूज करना स्टार्ट हो गया और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन
देने के लिए भी पॉलिश लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट हो गया। लेकिन यही जब होने लगा, ओके, ये जब होने लगा, रशियन लैंग्वेज यूज नहीं हो रहा है, पॉलिश यूज हो रहा है, और जब ये रशियन ऑथोरिटीज को पता चला, वो तो आग बबूला हो गए, बौखला गए, वो पागल हो गए। वो क्या करने लगे, उन्होंने सारे काफी ज्यादा अमाउंट में प्रीस्ट और बिशॉप्स, बिशॉप्स जो चर्च में होते हैं, उनको जेल में डाल दिया, और जिनको जेल में नहीं डाला उनको साइबेरिया मरने के लिए पनिशमेंट के हिसाब से छोड़ दिया कि तुम ऐसे भयंकर क्लाइमेट में जहाँ पे इंसानों का बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, वहां पे उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया, इसीलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने रशियन में प्रीच नहीं किया, उन्होंने रशियन लैंग्वेज में नहीं समझाया, चर्च की जो बातें डायलॉग्स होती है वो सब रशियन में नहीं बोला, पॉलिश में बोला। इसकी वजह से वो इतना ज्यादा बौखला गए थे। नाउ लेट्स सी हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवल्स के बारे में। 3.2 है ये, ओके। तो 1830s में अब क्या होने लगा, पूरे यूरोप में एक इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को हमें मिलने लगा। पूरे यूरोप में एक तंगी, आर्थिक तंगी देखने को मिलने लगा। काफी ज्यादा यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ने लगी, अचानक से काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अचानक से पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने लगा और क्या हुआ, जॉब जो है वो घटने लगा, जॉब नहीं मिलने लगा। क्योंकि अगर 10 लोग हैं और जॉब सिर्फ 2 है तो ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जैसे इंडिया में आज का हाल है, पॉपुलेशन हम टॉप 1 में है, हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है। वैसे ही यूरोप में होने लगा, लोग इतना ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। जो रूरल पॉपुलेशन थे, जो गांव के लोग थे, वो सिटीज में आने लगे। अब सिटीज में वो अच्छा लाइफस्टाइल तो एक अफोर्ड कर नहीं सकते, तो वो झोपड़पट्टी में रहने लगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, उनका कंपटीशन मतलब इतना स्टिफ हो गया, मतलब एकदम पहाड़ जो होता है ना, सीधा वाला खचट, मतलब खरी पहाड़, ऐसा होने लगा कि उनके लिए कंपटीशन को चेस करना काफी ज्यादा मुश्किल होने लगा। क्योंकि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन, मतलब कपड़े का जो इंडस्ट्री है, वो क्या हुआ, इंग्लैंड से कपड़े आने लगे मशीन मेड गुड्स में, मशीन मेड गुड्स आने लगे, मशीन मेड क्लोथ्स आने लगे, जो कि ऑफ कोर्स कम दामी होगा, चीप होगा। तो ये क्या होने लगा, जिसकी वजह से क्या होने लगा, जो बाकी यूरोप के जो बाकी स्मॉल बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर्स थे, उनके लिए ये प्राइस को मैच करना, ये चीप प्राइस को मैच करना काफी ज्यादा लॉस मेकिंग होने लगा। और ये इंग्लैंड में क्यों मशीन मेड बनने लगा, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, काफी पहले 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। बाकी यूरोप में तो काफी लेट में स्टार्ट हुआ ना, 19th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ। तो ऐसे किसके वजह से क्या हुआ कि मशीन मेड गुड्स काफी ज्यादा चीप हो गए, और बाकी जो यूरोप के बाकी जो प्रोड्यूसर्स थे, उनके लिए इतना कम दाम करने, अगर प्राइस मैच करने गए तो उनका तो लॉस होने लगा, जिसकी वजह से और ज्यादा भुखमरी, और ज्यादा क्राइसिस, और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा गरीबी होने लगा। और जिस रीजन में सपोज यूरोप का कुछ पार्ट में अभी भी एरिस्टोक्रेट्स तो थे ही, जहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स थे वो अपना पावर तो मस्त एंजॉय करने लगे, वो थोड़ी अपना पावर छोड़ेंगे। तो वहां पे जो पीजेंट्स थे, उनकी जिंदगी तो मतलब क्या बताऊं, नर्क से भी बदतर हो गई। उनको तो मतलब एक पानी पीने के लिए भी स्ट्रगल करने लगा, क्योंकि उनके सर पे फ्यूडल ड्यूज था, उनको ऑब्लिगेशंस था कि तुम मेरा बात मानोगे। और ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जैसे तैसे वो अपना काम करवाते थे, तो इनके लिए तो मतलब ऐसे नरक बन गया था। और क्या होता था ना, जब भी किसी भी साल हार्वेस्ट, खेती खराब होती थी, तब तो मत ही पूछो, पूरे देश में भूखमरी, गरीबी और खाने का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से पूरे यूरोप का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गया था। फिर 1845 में क्या हुआ, जो सिलेसिया के जो वीवर्स थे, बुनाई करने वाले लोग थे, वो पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे ना, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट लाके देते थे कि हाँ तुम इतनी इतनी बुनाई करो, हम बेचेंगे, जो मिडिल मैन थे, उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने लगे, उनके अगेंस्ट लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, काफी ज्यादा वेज जो थे, उनका जो पेमेंट था, उन्होंने कमा दिया, जिससे अगर खाने का ही दाम 10 रुपए है, अनाज का दाम 10 रुपए है, अगर तुम 2 रुपए दोगे तो खाएंगे क्या, मिट्टी। तो इसकी वजह से वो
रिवॉल्ट करने लगे। अब इससे क्या होता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन, इतने सारे रिवॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा अभी तक, तो ये सब रिवॉल्ट्स का सिचुएशन रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट तो कुछ होना पड़ेगा ना, तो अगर रिवॉल्यूशन करे जा रहे कुछ हो नहीं रहा है तो क्या फायदा। अब देखते हैं 1848 में बहुत ज्यादा खाने की शॉर्टेज हो गई और काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लग गई, जिसके वजह से क्या हुआ, जो पेरिस का पॉपुलेशन था वो रास्ते में आ गया और हड़ताल करने लग गया। ऑलराइट, जो लुइस फिलिप था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का हेड, वो मतलब वो तो डर के मारे भाग गया, ठीक है। और लेकिन जो नेशनल असेंबली थी जिसे बनाया गया नेशनलिस्ट लिबरल के द्वारा, लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, उसने क्या क्या ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम रिपब्लिक घोषित कर रहे हैं। अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटली रिपब्लिक नेशन। और सबको क्या क्या ग्रांटेड, मतलब गारंटी दिया गया कि जो भी मर्द है, औरत को अभी भी नहीं मिला लेकिन माइंड इट, जो भी मर्द है और 21 ईयर्स के 21 साल के अबव है, उनको वोट देने का हक मिलेगा, चाहे प्रॉपर्टी हो या प्रॉपर्टी ना हो। ऑल्सो ये भी गारंटी दिया गया कि अगर आपको जॉब अगर नहीं, आपको जॉब करने का अधिकार होगा, आपको काम करने का पूरा पूरा अधिकार होगा। पूरे देश में वर्कशॉप्स सेटअप किया गया जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे। ऑलराइट, अभी देखते हैं 1848 का द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अभी तक हमने किस बारे में पढ़ा, अभी हमने देखा कि रिवोल्ट कर रहे कौन कौन कर रही है, जो गरीब थे, अनएम्प्लॉयड थे, भूखमरी से मरने वाले पीजेंट्स, फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, वो ही रिवोल्ट कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ चुपके से धीरे धीरे नीचे से एक ऐसा रिवोल्यूशन भी आ रहा था जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास ला रहा था। ओके, वो ला रहे थे एक ऐसा रिवोल्यूशन। जो मेन एंड वुमेन है लिबरल मिडिल क्लास के, जर्मनी के, इटली के, पोलैंड के, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के, उन्होंने अपना पूरा डिमांड को कंबाइन किया और अपना डिमांड रखा कि हमें एक नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, हम एक नेशनल यूनिफिकेशन चाहते हैं, ये टेरिटरी में हम नहीं रहने वाले, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना पड़ेगा, इक्वल राइट, इक्वल लॉ, ऐसा हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उनका डिमांड था बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, हम अच्छे से कुछ भी जो भी है हम लिख सके, प्रेस कर सके, हम पब्लिश कर सके, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब हम एक गठबंधन बना सके। ऑलराइट, तो ये सारे उनके डिमांड्स थे। अभी देखो जर्मन रीजन में क्या हुआ, जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, और जो थोड़े अच्छे खासे इकोनॉमिक वेल्दी आर्टिसंस थे, वो साथ आए और उन्होंने वोट करा और एक असेंबली क्रिएट करा, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने चुना, ठीक है, ये मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने, ठीक है। और ये जो 831 प्रोफेशनल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने मार्च करा, चल के वो फ्रैंकफर्ट गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए और वहां पे मिलके उन्होंने मीटिंग करा सेंट पॉल के चर्च में, ठीक है। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा, मीटिंग करने गए ना, तो मीटिंग में उन्होंने डिस्कस करके एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा जर्मन नेशन के लिए, जो कि एक मोनार्की के द्वारा चलाया जाएगा। मतलब मोनार्की रहेगा लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर रहेगा, मतलब राजा तो रहेगा लेकिन उसका पावर काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, एक पार्लियामेंट रहेगा। तो जो डेप्यूटीज थे ये जर्मन नेशनल असेंबली के, उन्होंने ये जो ताज है, ये जो मोनार्की का जो पौधा, मतलब औधा है, तो वो उन्होंने दिया फ्रीडरिच विल्हेम फोर्ड को, ठीक है, जो कि प्रुशिया के राजा थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, वो तो अपने राजा का फ्रेंडशिप तोड़ेंगे नहीं, उन्होंने क्या करा, इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बनना तुम्हारा ये कठपुतली वाला राजा, मुझे चाहिए पूरा मोनार्की। अगर मैं रूल करूंगा तो मैं तो मतलब पूरा अच्छे से रूल करूंगा, पूरा तानाशाही करूंगा, ऐसे पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं नहीं रूल कर सकता। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वो ज्वाइन कर गए बाकी मोनार्क्स, बाकी राजाओं के साथ, जो कि इसके अगेंस्ट थे, ये इलेक्टेड असेंबली के अगेंस्ट थे। ऑलराइट, जो भी हो, ये जो पार्लियामेंट था वो काफी ज्यादा, ये जो जर्मन
नेशनल असेंबली था वो काफी ज्यादा मिडिल क्लास से भर्ती था। तो मिडिल क्लास से भर्ती होने की वजह से क्या हुआ ना, उन्होंने ये जो वर्कर्स थे, ये गरीब वर्कर्स और आर्टिसंस था, उनके डिमांड्स को ज्यादा मतलब भाव नहीं दिया, लाइक ठीक है ओके फाइन टाइप ऑफ नजरअंदाज कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, वर्कर्स और आर्टिसंस ने भी सोच लिया कि भाई तुम हमारा डिमांड कवर नहीं कर रहे हो, फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ, हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया और ये मिडिल क्लास को सपोर्ट मिलना बंद हो गया। और लास्ट में क्या हुआ, ट्रूप्स आ गए, ठीक है, ट्रूप्स भेजा गया और ये जो असेंबली था जर्मन नेशनल असेंबली, फाइनली इसको बंद कर दिया गया फोर्सेस के द्वारा। ऑलराइट, तो क्या फायदा हुआ अल्टीमेटली, इससे हम क्या सीख मिलते हैं, यूनिटी के यूनिटी रखना चाहिए। अदरवाइज देखो अल्टीमेटली जर्मन नेशनल असेंबली है उसको बंद कर दिया गया ट्रूप्स के द्वारा, मोनार्क्स ने भेज दिया ट्रूप्स। लेकिन इन सब में से वुमेन्स जो थे, जो औरतें थे, जो लड़कियां थे, वो तो हर जगह में एक्टिवली पार्ट ले रहे थे, हर रेवोल्यूशन में, हर प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे थे। एडुकेटेड मिडिल क्लास वुमेन तो बढ़ चढ़ के क्लास पार्ट ले रहे थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ ना, इनको उनकी राइट्स नहीं दी गई। तो वुमेन ने क्या करा, ये चैलेंजेस ऑफ वुमेन अभी हम बढ़ते हैं ओके। तो वुमेन ने क्या करा, उन्होंने खुद का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, एक अपना गठबंधन बना लिया। उन्होंने सोचा छोड़ो ये मर्द हमें क्या ही देंगे, हम अपना ही बना लेते हैं। तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया। उन्होंने खुद का न्यूज़पेपर भी लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दिए, डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर भी उनको जो सफरेज है, उनको जो वोट देने का अधिकार है इलेक्शन के द्वारा असेंबली में, वो उनको नहीं दिया गया। उनको सिर्फ वो जो जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, वोट देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, वहां पे सिर्फ गैलरी में घुसने का मौका दिया गया, ठीक है, वो असेंबली में घुसने का मौका दिया गया और एक विजिटर की तरह कि हाँ भाई तुम देख सकते हो बट अपना कुछ व्यू या ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते, बस देख सकते हो। तो सोच सकते हो क्या हालत थी वुमेन की। अब देखते हैं व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशन। तो ये सब जो रेवोल्यूशन हुआ इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, तो मोनार्क्स जो थे, जो राजा थे यूरोप के, उन्होंने सोचा कि भाई इन रेवोल्यूशनरीज को तो बंद नहीं कर सकते, इनका मुंह बंद नहीं करवा सकते। तो इनको क्या दिया, कॉन्सेशन दिया गया कि कुछ कुछ छूट दी गई, कुछ कुछ मतलब राजा तो कुछ कुछ ग्रांट्स दे गई। जैसे मैंने बोला राजा को मन तो नहीं था बट देना पड़ा, क्यों, क्योंकि उनको दबाना था ये लिबरल मूवमेंट्स, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट जो रिवोल्यूशनरीज थे, ये जो मूवमेंट्स करे जा रहे थे, इनको दबाने के लिए उन्होंने सोचा कि भाई जो चाहते हैं दे दो, मन नहीं है भले हमें बट दे दो, इनको चुप कराओ। ऑल्सो जो सर्वडॉम था और बॉन्डेड लेबर था, बॉन्डेड लेबर मतलब किसी इंसान को खरीद लेना और जैसे चाहे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना, उसको भी एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया हैब्सबर्ग डोमिनियन रीजन में और रशिया में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फोर्थ टॉपिक। So now see the last topic of this video, the making of Germany and Italy। उसके साथ साथ ब्रिटेन का भी कारनामा हम देखेंगे। ऑल राइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनकेस अगर आपको ना दिखे। ब्रिटेन का भी कारनामा हम देखेंगे। ये जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने सिर्फ हम पे जुल्म नहीं किया, हर किसी पे जुल्म किया है, तो उनके जुल्मों के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो अभी देखते हैं जर्मनी के बारे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी जो नेशन है उसको क्या एक आर्मी उसको शेप दे सकती है, एक नेशन को आर्मी बना सकती है, तो इसको देखते हैं। तो भाई 1848 में क्या हुआ, नेशनलिज्म इन यूरोप जो होने लगा, यूरोप में जो नेशनलिज्म पनपने लगा, उसका फोकस सिर्फ डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन में नहीं था, बट उसका फोकस और भी कहीं कहीं और चीजों में भी था, ठीक है। तो ये जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे, देश के प्रति भावना, ये जो कंजर्वेटिव लोग थे ना, उसको काफी ज्यादा बढ़ावा देने लगे, प्रमोट करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था स्टेट पावर और उनको चाहिए था पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, ठीक है। उनको चाहिए था कि अगर एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बन जाएगा और उसको पावर मिल जाएगा तो उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस भी काफी ज्यादा होगा, जिससे क्या हुआ, यूरोप में उनका दबदबा बनने वाला है। कॉन्जर्वेटिव्स का यहाँ पे ये माइंडसेट था। तो अभी देखते हैं मिडिल क्लास लोगों ने जर्मनी में क्या किया।
तो मिडिल क्लास जर्मन ने क्या किया, उनके अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, देश के लिए भावना थी, वो तो फूट फूट के भरी हुई थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई करा, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे, काफी काफी टेरिटरी थे जर्मन के, उन्होंने एक ट्राई करा, कॉन्फेडरेशन के अंदर लाएंगे, एक पार्ट के अंदर लाएंगे, एक ट्रीटी विटी साइन करके नेशन स्टेट बनाएंगे। और उन्होंने ये भी, उनका सपना था कि हम एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को फॉर्म करेंगे, पार्लियामेंट फॉर्म करेंगे, इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट करेंगे, जो कि पूरे नेशन को क्या करेगा, गवर्न करेगा। लेकिन जो मोनार्की था जर्मनी का और इसका मिलिट्री जो था, सब मिलके, साथ में जो लैंड ओनर्स थे प्रूशिया के, जिनको जंकर्स भी कहा जाता है, ये सब मिलके इन्होंने क्या करा, जर्मन के जो मिडिल क्लास लोगों का डिमांड्स है उसको दबा दिया, राजा ने, उसकी मिलिट्री ने, और साथ में जो राज लैंड ओनर्स थे ना प्रूशिया के, जिनको जंकर्स बोलते, उन्होंने इसको दबा दिया, ठीक है। फिर आता है प्रूशिया। प्रूशिया का तो दिमाग सनका, उसने सोचा कि रुको बेटा, अब मैं आता हूँ, मैं तुम लोगों को यूनिफाई करवाऊंगा, आई विल बी द लीडर। वो एकदम सुपर हीरो के तरह आए, प्रूशिया ने लीडरशिप को लिया और उसने इस मूवमेंट जो नेशनल यूनिफिकेशन करना था जर्मनी का, उसने लीड करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, उसने ये मूवमेंट स्टार्ट करा प्रूशियन आर्मी के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ, ठीक है, ब्यूरोक्रेट के साथ स्टार्ट करा ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। तो इन्होंने क्या किया, प्रूशिया ने 7 साल तक 3 वॉर्स लड़ी, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ, जिसमें क्या हुआ, प्रूशिया जीत गया, जिसकी वजह से कंप्लीट यूनिफिकेशन का प्रोसेस हो पाया। ये जो प्रोसेस था ना यूनिफिकेशन का, ये कंप्लीट हो पाया। फिर 1871 में जनवरी में जो प्रूशियन किंग थे विलियम वन, उसको क्या किया गया, जर्मन एम्परर बना दिया गया, उनको घोषित कर दिया गया जर्मन एम्परर। कहाँ पे घोषित किया गया, वर्सलिस के एक सेरेमनी में उसको जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया विलियम वन को। और ये जो विलियम वन था, इसके अंदर जो नया नया स्टेट आया, जर्मन स्टेट बना, नेशन स्टेट बना, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था प्रूशिया से। तो उसने पूरा एकदम स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया, इंपॉर्टेंस डाला कि मैं करेंसी को मॉडर्नाइज करूंगा, मैं बैंकिंग सिस्टम ठीक करूंगा, मैं लीगल सिस्टम ठीक करूंगा, मैं जुडिशियल सिस्टम ठीक करूंगा जर्मनी में। और जो प्रूशियन मेजर्स और प्रैक्टिसेस थे, वो भी काफी ज्यादा एक रोल मॉडल की तरह प्ले कर रहा था जर्मनी में, ठीक है। अभी हम देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो बेसिकली स्टार्टिंग में इटली 7 पार्ट में डिवाइडेड था, 7 पार्ट में, कैन यू इमेजिन। और उसमें से एक स्टेट, सिर्फ एक स्टेट, 7 स्टेट में से सिर्फ एक स्टेट, जिसका नाम था सर्दिनिया पेदमोन, वो एक इटालियन रूलर, इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर था, जिनका राजा का नाम था किंग विक्टर इमैनुअल II। तो यही एक जो स्टेट था सर्दिनिया पेडमोन, इसी के सिर्फ राजा इटालियन लैंग्वेज बोलते थे और बाकी के जो पार्ट्स के राजा थे वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। जो नॉर्थ जो था, इटली का जो नॉर्थ था, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर थे, सेंटर जो था वो पोप के अंडर था, और साउदर्न रीजन जो था वो कंप्लीट डोमिनेशन के अंडर था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। अब ये जो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन है ना, ये बर्बन किंग्स ऑफ फ्रांस के अलग है, ठीक है, वो सेम नहीं है, अलग है। तो ये बर्बन किंग ऑफ स्पेन ने पूरा साउदर्न रीजन को कब्जा करके रखा था। ऑल्सो जो इटालियन लैंग्वेज था ना, वो भी कॉमन नहीं था, अलग अलग डायलेक्ट्स था, अलग अलग बोलने का तरीका था। जैसे यहाँ पे मैं वाटर बोल रही हूँ, कोई वहाँ पे जल बोल रहा है, कोई यहाँ पे पानी बोल रहा है, कोई यहाँ पे नीर बोल रहा है। तो वैसा ये लैंग्वेज भी काफी ज्यादा डिवाइडेड था। तो अभी इटली को यूनिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया। तो 1830 में गुसीपी Mazzini, I don't know if I'm taking the name correctly, but yes, this is the name. Giuseppe Mazzini, उन्होंने एक बहुत चुपके से सीक्रेट सोसाइटी एक फॉर्म करा जिसका नाम था यंग इटली। तो यंग इटली का आइडिया क्या था, उनका ड्रीम क्या था, उनका मोटिव क्या था कि वो इटली को यूनिफाई करेंगे। तो ये जो यंग इटली का जो सोसाइटी था, इन्होंने काफी ज्यादा रिवोल्यूशन करे, लेकिन एज सच कुछ काम हुआ नहीं, जिसकी वजह से ये रिवोल्यूशन फेल हो गया। बाद में ये जो
सर्दिनिया पिडमोंट के जो राजा थे, ओनली इटालियन स्पीकिंग रूलर किंग विक्टर इमैनुअल टू, उन्होंने सोचा कि बस बहुत हो गया, मैं और नहीं ले रहा स्ट्रेस, मैं ही पूरे इटली को यूनिफाई करूंगा, एकजुट करूंगा। और कैसे करूंगा? वॉर के थ्रू करूंगा, वॉर लड़ूंगा, लेकिन साथ में लेके आऊंगा। और जो इटली के जो काफी ज्यादा रूलिंग एलिट्स थे, उनका भी ये मानना था कहीं ना कहीं कि अगर एकजुट हो जाता है इटली, तो इटली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और यूरोप में उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बढ़ेगा। तो सबका एक ही था, जर्मनी का भी एक ही था कि यूरोप में एक पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए, इटली का भी सेम है, पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए। तो फिर क्या हुआ, किंग विक्टर इमैनुअल टू ने सोचा कि ठीक है, मैं एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता हूँ जिसका नाम है केवर। तो केवर ने क्या करा, ये जो यूनिफिकेशन था इटली का, पूरे रीजन का, 7 जो स्टेट्स थे, उसका जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था, जो मूवमेंट था, उसने उसको लीड करा। लेकिन ये जो केवर था वो ना ही रिवोल्यूशनरी था, ना ही एक डेमोक्रेट था, ठीक है। वो उनके अंदर ऐसा जैसा कुछ फीलिंग नहीं था, क्योंकि राजा ने बोला तो उसने करने के लिए वो तैयार हो गए। इस मोड़ ले कटप्पा, बाहुबली ने बोला तो करने का, राइट। जो केवर थे वो काफी ज्यादा एक वाइज पर्सन थे। कैसे? क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, जो कि डिप्लोमेटिक लोग, हाई क्लास लोग बोलते थे, और उन्होंने काफी ज्यादा चालाकी से एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ, जिससे क्या हुआ, सर्दिनिया पिडमोंट जो था, जो स्टेट था, जो राजा था किंग विक्टर इमैनुअल टू, उन्होंने डिफीट करा ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में, ठीक है, जिससे उन्हें क्या मिला, एक पार्ट उन्होंने कब्जा कर लिया। Also large number of armed volunteers। अभी गिउसेपी गरीबल्दी इज अ डिफरेंट पर्सन, इसके साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। गिउसेपी मजीनियन, गिउसेपी गरीबल्दी आर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो गिउसेपी गरीबल्दी क्या था ना, एक ऐसा लीडर था जिसके अंदर काफी ज्यादा मिलिटेंट्स थे, ठीक है। तो इनके जो मिलिटेंट्स थे, आर्म रेवोल्यूशन वॉलंटियर्स मतलब जिनको हथियार चलाना वगैरह आता था, तो काफी ज्यादा आए, वॉलंटियरली आए, ये सर्दिनिया पिडमोंट के साथ आए। उन्होंने साउथ इटलियन किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में हमला करा, उन्होंने वहां पे जीता, और जो लोकल पीजेंट्स थे ना, जो फार्मर्स थे, उनका भी उन्होंने भरोसा जीता, सपोर्ट जीता, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्पेनिश रूलर थे, जो बर्बन रूलर्स थे ना, बर्बन रूलर्स ऑफ स्पेन, उनको लात मार के उस इलाके से निकाल दिया गया। तो ये सब देखने के बाद, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने के बाद, स्पेनिश रूलर को भगाने के बाद, जो पोप थे उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं था, उन्होंने इजीली गिव अप कर दिया कि भाई तुम ले लो, तुम सेंट्रल इटली भी ले लो, तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो पूरे सर्दिनिया पिडमोंट को पूरा जो इटली है वो मिल जाता है। और 1861 में क्या होता है, विक्टर इमैनुअल टू को इटली का, यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। ओके, तो एक फन फैक्ट बताती हूँ, ये जो इटली का जो पॉपुलेशन था ना, मैक्सिमम लोग तो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, तो उनको ये नेशनल लिबरलिज्म के बारे में, इतना कुछ आइडियोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ठीक है, और उनको लगता था जो ला तालिया, यूनाइटेड इटली, ला तालिया मतलब यूनाइटेड इटली, ये जो है ये विक्टर इमैनुअल की बीवी का नाम है। उनको पता ही नहीं ला तालिया मतलब यूनाइटेड इटली, एक इटली भी एकजुट हो चुका है, उन्हें ये पता ही नहीं था। देखो अनपढ़ होने का कितना डिसएडवांटेज होता है, इसलिए बोलती हूँ पढ़ो लिखो और बनो बहुत बड़े नवाब। ओके, नाउ अभी देखते हैं ब्रिटेन का केस। ठीक है, ये ब्रिटेन का तो सिंपल केस था नहीं। ब्रिटेन ने आजाद, जैसे जर्मन यूनिफाइड हुआ और इटली यूनिफाइड हुआ, ब्रिटेन ने क्या करा, कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इनका तो पहले से ही है, ये इंग्लिश वालों का, इंग्लैंड वालों का पहले से ही है, हर जगह में कब्जा किया। पहले अपने देश वालों को परेशान करा, आसपास को परेशान करा, फिर इंडिया में आ गए परेशान करने। तो अब देखते हैं, तो ये जो ब्रिटिश नेशन बना, नेशन स्टेट बना, ये रिवोल्यूशन अचानक से होने लगा, या रिवॉल्ट की वजह से नहीं, ये काफी लंबा चौड़ा कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। ठीक है, 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश नेशन नाम का कोई चीज था ही नहीं। ठीक है, जो बेसिकली ब्रिटिश नेशन जो अभी को जो है, वो बेसिकली डिवाइडेड था इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश के बीच में, मतलब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के बीच में। और इनका अलग अलग कल्चर था, अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था।
लेकिन जो वेल्स था वो ऑलरेडी इंग्लैंड का पार्ट था पहले से, ठीक है। और क्या था ना, ये इंग्लैंड जो था, ये इंग्लिश नेशन जो था, ये अच्छे से धीरे धीरे ना ग्रो कर रहा था, वेल्दी बन रहा था, उसका इंपॉर्टेंस बन रहा था यूरोप में, उसका पावर बढ़ रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अभी हमारा पावर बढ़ रहा है तो हम अभी कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1688 में इन्होंने क्या करा, एक पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करी, जिसमें जो मोनार्की का जो पावर था उसने उसको कब्जा कर लिया, उन्होंने उसको कम कर दिया। मोनार्की अभी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, ठीक है। लेटर इन 1707 में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन। ओके, अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। इसके अंडर याद रखना, अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को कब्जा कर लिया। ऑलराइट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऑलराइट, सो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को कब्जा कर लिया अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन, जिसका रिजल्ट हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जैसे ही स्कॉटलैंड इंग्लैंड के अंदर आ गया, इंग्लैंड ने धीरे धीरे ये सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया स्कॉटलैंड को, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया, अब देखो, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहां पे सारे इंग्लिश मेंबर थे, एक भी स्कॉटिश पर्सन नहीं था। और जो स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा ना, धीरे धीरे सप्रेस होने लगा, धीरे धीरे दबने लगा, ठीक है। और जो कैथोलिक क्लैंस थे ना स्कॉटिश हाईलैंड के, जो कैथोलिक लोग थे, जो ट्राई करते थे कि इंडिपेंडेंस के लिए आवाज उठाए, उनको तो पूरा बुरे तरीके से इंग्लैंड वालों ने, इंग्लिश वालों ने दबा दिया था। ऑल्सो ये स्कॉटिश हाईलैंडर जो थे, ये स्कॉटिश लोग जो थे, उनको तो मतलब टोटली फॉरबिड, मतलब तुम नहीं बोल सकते। उनका जो गेलिक लैंग्वेज था, ठीक है, जो गेलिक लैंग्वेज उनका ट्रेडिशनल लैंग्वेज था और ट्रेडिशनल नेशनल ड्रेस था, वो पहनने से उनको मना कर दिया गया कि नो, यू कांट वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस एंड यू कांट स्पीक योर ओन गेलिक लैंग्वेज, ठीक है। कितना ज्यादा उनको अत्याचार करना, सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया ये इंग्लैंड वालों ने, इंग्लिश वालों ने। ऑल्सो बहुतों को तो होमलैंड से निकाल दिया गया कि तुम निकलो, फुटो यहाँ से, ठीक है। अभी ये सब हो गया। अभी आयरलैंड जो था वो तो बचा हुआ था, अब वो भी कैसे बचता, अभी देखते हैं कि ये आयरलैंड को कैसे ब्रिटेन ने कब्जा करा। तो आयरलैंड जो है उसका भी किस्मत स्कॉटलैंड जैसा ही था, ठीक है, वेरी सिमिलर। ये जो आयरलैंड जो कंट्री था वो डिवाइडेड था कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स मतलब क्रिश्चियनिटी का ही दो पार्ट है, अलग अलग बिलीव्स हैं उनके, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश वाले थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, वो प्रोटेस्टेंट्स जो आयरलैंड के थे ना, उसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। उनको ऐसा सपोर्ट कर रहे थे, उनको ऐसा जता रहे थे कि तुम क्या करो, डोमिनेट करो ये कैथोलिक्स को, तुम्हारे आयरलैंड में जो कैथोलिक्स थे उनको काफी ज्यादा डोमिनेट करो, अपने आप को एस्टैब्लिश करो। प्रोटेस्टेंट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने इंडिया में भी करा डिवाइड एंड रूल। तो जब भी कैथोलिक्स कुछ भी रिवोल्ट कर रहे थे, उसको काफी ज्यादा दबा दिया गया ये इंग्लैंड के लोगों के द्वारा। लेटर 1801 में आयरलैंड को जोर जबरदस्ती घसीट के यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया गया, यूनाइटेड किंगडम का वो पार्ट बन गया। तो फाइनली बन गया था यूनाइटेड किंगडम, ओके, यूके बन गया। तो यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटिश नेशन था वो कंप्लीटली जो इंग्लिश लोग थे उससे डोमिनेट था, उसके कल्चर को काफी ज्यादा, सिर्फ इंग्लिश कल्चर को ही इम्पोर्टेंस दिया गया। तो ये ब्रिटिश लोगों ने क्या करा, अपना फ्लैग बना लिया, अपना एंथम गॉड सेव द क्वीन एंड द किंग व्हाटएवर, अपना इंग्लिश लैंग्वेज को काफी ज्यादा प्रमोट करने लगे, ठीक है। और बाकी के जो नेशन थे, आयरलैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, उनको एक अनइम्पोर्टेंट पार्टनर की तरह ट्रीट करने लगा कि तुम हो यूनियन का पार्ट बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, रहने के लिए रहो, बट हमारे कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज को हम प्रमोट करने वाले हैं। तो ऐसे तो ये लोग थे। ऑलराइट, तो इसके साथ ये जो टॉपिक है खत्म होता है। मैंने 2 टॉपिक खत्म करवा दिए, तो अभी जो सारे नोट्स है आप अच्छे से लिख लो। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल एक्सप्लेन यू। ऑलराइट, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ऑल्सो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर भी फीडबैक दो, आई विल अप्रिशिएट इट।
एंड इतना टाइम जो मैंने बोला और हमारी फैकल्टी मेंबर्स है और हमारा टीम है इतना मेहनत करते हैं एक वीडियो को अपलोड करने के लिए, उसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज एक लाइक करो। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे क्या होगा जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे ना आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा। और ऑल्सो ये 10th के मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड में। और ऑल्सो ये जो मेरे एस्पिरेंट साथी हैं, आप भी अपने एस्पिरेंट साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा ना उनको एक रेडीमेड नोट्स बन जाएगा, नोट मिल जाएगा और नोट टाइम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और इजीली टॉपिक कवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट।